Hello guys, welcome to Masterclass, an initiative by Unacademy. This is Samir Godara, NEET AIR 12 2019. So today we are going to talk about the 8 rules to crack NEET examination. First, creating a blueprint. To crack an exam like NEET, जिसके अंदर हर साल 16 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, you cannot go for a blind approach. आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में से जो मटेरियल है वो एनसीईआरटी से बाहर आता है, कौन सा जो है वो पूरा स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, कौन से टॉपिक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। ये सारी चीजें, ये जो आपका ब्लूप्रिंट है ये रेडी होना चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपके पास ये पूरा डाटा होना चाहिए, तभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि आप जो है वो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे और मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पास कम टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है एनिमल किंगडम। सो उसके अंदर जब आप उसकी एनसीईआरटी देखेंगे, मतलब 7-8 पेज हैं एंड बहुत ही बेसिक सा है, और जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डली 1 क्वेश्चन आता है उसके अंदर नीट का। एंड जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स देखेंगे या कोई भी और बुक कंसल्ट करेंगे तो देयर इज वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा मटेरियल दे रखा है उसी सेम टॉपिक का। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मग करते रहते हैं, पूरे नेम्स याद कर रहे हैं, हर एक स्पीशीज का नेम याद कर रहे हैं, और क्वेश्चन आता है सिर्फ एक क्वेश्चन और वो भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये सब चीजें जो है वो आपका टाइम वेस्ट कर देंगी, जो टाइम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिवोट करना चाहिए था। जैसे टॉपिक्स हैं जैसे जेनेटिक्स और बायोटेक, वहां पे कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो है वो बाहर से भी आ जाता है एनसीईआरटी के बाहर से। सो वहां पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना एक मतलब वाइज चॉइस होगी। सो आपको ये सब चीजें कब पता चलेगी कि कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर बाहर से प्रिपरेशन भी करनी है, जब आप एक पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर लेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, आप किसी सीनियर टीचर से या कोई और सीनियर स्टूडेंट से बात करें, वो सब जो है वो आपको ये चीज बता देंगे कि यस ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेगी। सो क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायर चीज जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिंग अ शेड्यूल। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि हाउ टू क्रिएट अ शेड्यूल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हार्ड चीज है वो हाउ टू स्टिक टू इट। सो स्टिक करने के अंदर ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है। शेड्यूल तो सभी क्रिएट कर लेते हैं, आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा, बट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आज तो मैंने शेड्यूल फॉलो कर लिया, कल नहीं कर पाया, ड्यू टू एनी पार्टी हो गई, कोई बाहर जाना पड़ गया, मार्केट जाना पड़ गया, एनी प्रॉब्लम, आज शेड्यूल नहीं कंप्लीट कर पाया, फिर नेक्स्ट डे समथिंग मोर, एक दिन अगर आपका शेड्यूल छूटता है, फिर उसके बाद में आप सोचते हो कि अरे यार ये कल का ही रह गया, आज ये वाला भी कंप्लीट करना है, एंड ऐसे करके धीरे धीरे आपकी शेड्यूल पूरा जो है वो खराब होने लग जाता है। एंड यू थिंक कि अरे यार क्या शेड्यूल वेड्यूल है, अपना तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। सो वो क्या है कि वो जो आप पूरा जो अप्रोच है वो आपकी पूरी खराब होने लग जाती है। सो रेदर देन गोइंग फॉर अ डेली शेड्यूल, यू शुड गो फॉर अ वीकली शेड्यूल, कि 7 डेज का ये शेड्यूल है मेरा, इन 7 दिन के अंदर मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई एक डे, अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम की वजह से अगर आपका वो वेस्ट भी हो जाता है, तो आप दूसरे टाइम में वो कवर कर सकें। और ये क्या है, इससे आपको स्टिक रहने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कि भाई मैं आज की पढ़ाई जो है वो अगर किसी भी इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से रह गई, तो मैं कल कोप अप करूँ, उसमें 1 आवर एक्स्ट्रा, 2 आवर कल में एक्स्ट्रा ऐड करके एंड मैं उसको कोप अप करने की कोशिश करूँ। सो स्टिक रहना शेड्यूल के साथ इज बेटर विद द वीकली प्लान। सो गो फॉर अ वीकली शेड्यूल। आप अपना पूरा 52 वीक्स या फिर 2 ईयर्स का जो है वो पूरा शेड्यूल क्रिएट करें, मतलब उसके, और शेड्यूल के अंदर संडेज को रिवीजन ऐड करें, संडेज को आपके स्कूल के या फिर कोचिंग वगैरह के जो हॉलीडेज हों, तो उसके अंदर आप उसमें जो है वो रिवीजन के लिए भी एक स्कोप डालें कि भाई 6 डेज जो मैंने पढ़ा, 7th डे जो है मैं वो रिवाइज करूँ, मैं उसके क्वेश्चन अलग से सॉल्व करूँ, ताकि रिटेंशन जो है वो पार्ट, वो की रिटेंशन हो रही है या नहीं वो चीज़ पता चलती जाए। तो गो फॉर संडेज को रिवीजन एंड गो फॉर अ वीकली प्लान, सो इट विल बी अ बेटर वन। थर्ड पॉइंट इज गिव ईच सब्जेक्ट द टाइम इट डिजर्व्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जैसे आप फिजिक्स सॉल्व करने बैठे, एंड समटाइम्स क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप फिजिक्स कोई भी चैप्टर की सॉल्व करने लगते हैं तो एक एक क्वेश्चन कई बार 10-10, 15-15 मिनट भी अगर आप उस क्वेश्चन के अंदर स्टक हो गए एंड बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो मतलब स्टूडेंट्स को पता है कि येस फिजिक्स टेक्स मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्टिंग है, बट कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे गो फॉर अ प्लान जहाँ पे 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे केमिस्ट्री है। सो जब आपको पता है कि येस फिजिक्स इज टेकिंग मोर टाइम, सो हाउ कैन यू गो फॉर अ शेड्यूल जहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दे रहे हैं।
आपको हर सब्जेक्ट को उतना टाइम देना है जितना वो डिजर्व करता है। सो अगर बायोलॉजी के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है इजी है, केमिस्ट्री में अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इजी है, तो आप उसके जो आवर्स हैं वो कट शॉर्ट करें एंड गिव इट टू फिजिक्स और एनी मतलब किसी और सब्जेक्ट को। तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो हर जो सब्जेक्ट है वो इक्वली प्रिपेयर रहेगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 3 घंटे बायोलॉजी को दे दिए तो बायो तो आपकी एकदम पीक पे चल रही है, बट फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि टाइम नहीं था। फिजिक्स का शेड्यूल के अंदर आपने टाइम बहुत कम कर रखा है, तो फिजिक्स को उतना टाइम डिजर्व जितना वो करता है उतना मिल नहीं रहा एंड आपकी फिजिक्स जो है वो वीक रह जाती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत रहती है। यस, इफ यू आर गुड एट फिजिक्स, आपकी फिजिक्स जल्दी सॉल्व होती है तो ठीक है, आप फिजिक्स के आर्ट्स भी कट शॉर्ट कर सकते हैं एंड गिव इट टू बायोलॉजी। अगर आपको थोड़ा याद करने के अंदर चीजें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यू कैन गिव इट टू बायोलॉजी। सो गिव ईच सब्जेक्ट द टाइम इट डिजर्व्स। जितना टाइम डिजर्व करता है, जितना आपको जरूरत है उस टॉपिक को मास्टर करने के लिए, उतना टाइम आप हर सब्जेक्ट को दें। इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ आवर्स डू नॉट मैटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के भी यही सवाल रहते हैं कि सर कितने घंटे स्टूडेंट को मिनिमम पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि वो कितने घंटे पढ़ाई कर सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 5 और 6 आवर्स के अंदर भी वो चीज कवर कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को 8 आवर्स लगते हैं। तो ये पूरा जो है वो स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब इट इज नॉट द क्वेश्चन कि कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए, द क्वेश्चन इज कैसे स्टडी करनी चाहिए। मतलब आपकी स्टडी करने की अप्रोच सही होनी चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक रीडिंग। इसका क्या मतलब है कि आपने आज कोई लेक्चर अटेंड करना है, मान लो 4 o'clock पे आपका कोई लेक्चर है। सो आपको करना क्या है कि उसके 1 आवर या हाफ एन आवर पहले यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी या फिर आपका जो भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके पेजेस जो है मतलब जस्ट रीड करते जाए। ये नहीं कहता कि भाई पूरे हर टर्म को याद कर लो, एवरीथिंग मतलब सब कुछ याद करना है। नो, आप बस टर्म्स रीड कर ले ताकि जब लेक्चर हो उस टाइम पर आपको ये पता रहे कि हाँ ये टर्म तो पढ़ा हुआ लग रहा है। ये इससे क्या होगा कि इट्स अ फैक्ट कि जब आपकी टर्म्स जो है आपने वो टर्म्स अगर देख रखे हैं, सो आपको जो है वो फोकस ज़्यादा रहता है लेक्चर के अंदर और आपका रिटेंशन पावर भी है जो काफ़ी बढ़ेगा। सो आप लेक्चर अटेंड करने से पहले क्या करें, हाफ एन आवर 15 मिनट्स ये सब जो है ये इतना टाइम इन्वेस्ट करें कि आप रीड कर लें, जस्ट टॉपिक को रीड कर लें थ्रू सिर्फ एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। तो लेक्चर से पहले ये, और आफ्टर लेक्चर अटेंड करने के बाद घर जाते ही इंपॉर्टेंट है सोने से पहले ये जो है उस आज के जो लेक्चर नोट्स हैं, आज जो टीचर ने पढ़ाया वो पूरा रिवाइज होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर रिवीजन का फायदा ये होता है कि अभी अभी ये चीज पढ़ी हुई है, सो अगर मैं उसको एक बार रीड कर लूंगा लेक्चर नोट्स से तो बहुत ज्यादा अच्छा रिटेंशन बन जाएगा। अगर आप उसी वक्त क्वेश्चन सॉल्व कर सकें फिजिक्स के, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो है वो आप टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं। अगर आप उसी वक्त लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आप लेक्चर नोट्स रिवाइज करके एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और फिजिक्स के अंदर तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने तभी बैठें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे लेक्चर नोट्स देखें आराम से, लेक्चर नोट्स या फिर आपका जो मॉड्यूल है वो सारी चीज़ें एकदम पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे ये टॉपिक जो है वो पूरा समझ में आ गया, देन ओनली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। वरना क्या होगा, आपको टॉपिक के फॉर्मूलाज ही नहीं पता, आपने पूरा टॉपिक ढंग से स्टडी नहीं किया और आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो क्या होगा, दे विल मतलब आपका पूरा टाइम ही वेस्ट होगा। सिर्फ क्वेश्चन एक एक सॉल्व करने में 15-15 20-20 मिनट लग रहे हैं, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड तो इसलिए सबसे पहले लेक्चर नोट्स पढ़े फिजिक्स के अंदर आराम से, पूरे एक बार आप टॉपिक के ऊपर मास्टरी कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। उसके अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उन पे स्टार मार्क भी करें, क्योंकि फिजिक्स के अंदर लास्ट में रिवीजन में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। तो यू कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन व्हाइल रिवाइजिंग। तो आप स्टार मार्क कर ले फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस है जो आपको लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल है, ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, तो वो जो सारे हैं वो स्टार मार्क कर ले। दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्रॉपर स्लीप। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने अपनी जो है रातों की नींद खराब करके और जो नीट की तैयारी की है। तो गाइज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप प्रॉपर स्लीप लें, आपको 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अगले दिन फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में अगर लेक्चर अटेंड करना है तो आपकी प्रॉपर स्लीप होनी ज़रूरी है। अगर आप कल रात को आप 2:30-3 बजे तक जग रहे हैं एंड मतलब इवन फॉर स्टडीज ही जग रहे हैं, बट देन ऑल्सो नेक्स्ट डे जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे सो वो वाला जो फोकस है जिसकी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग लेक्चर आवर्स, क्योंकि वो आवर्स जो होते हैं लेक्चर आवर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
मतलब आप सेल्फ स्टडी चाहे कितनी कर ले, बट आपको जो लेक्चर आवर्स है उनकी जो वैल्यू होती है वो अलग ही है। सो आपकी जो है वो प्रॉपर स्लीप जरूरी होनी चाहिए, ताकि आप उस टाइम पे जो क्रूशियल टाइम है, जो लेक्चर आवर्स का टाइम है, वहां पे आप अपना फोकस जो है वो मेंटेन कर सकें। सो प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि 2 आवर्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इट इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। सो रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें? सो येस, इट इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन और रेगुलरिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट भी है। तो आपकी कुछ हॉबीज होनी चाहिए मोस्टली, मतलब आउटडोर स्पोर्ट, जैसे मैं फुटबॉल खेलता था, मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो आपकी कोई ऐसी हॉबीज होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगी जब अब आपकी जो नॉन स्टडी आवर्स हैं, उन नॉन स्टडी आवर्स के अंदर आप वो हॉबीज जो है 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर आप कोई स्पोर्ट्स, कोई सिंग करता है, कोई डांस करता है, सो वो जो हॉबीज हैं उसको अगर आप परस्यू करेंगे तो आपका जो है वो मूड बहुत बढ़िया फ्रेश हो जाएगा, और आप वापस जब पढ़ने बैठेंगे तो वापस उतने ही कंसंट्रेशन के साथ में आप जो अपनी स्टडी कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी कोई ना कोई हॉबीज़ हों जिनको, और ऐसे नहीं कि मतलब मोस्ट प्रेफरेबली यही होगा कि आप कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, मतलब रेदर देन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो आप अपना 1-1.5 घंटा नॉन स्टडी यार उसमें वेस्ट करने की बजाय, अगर आप बेटर तो ये होगा कि आप जो है वो कोई बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें। क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम अभी तो 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसके अंदर मुझे तो कोई भी प्रोडक्टिविटी दिखती नहीं है। सो इन सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको अवॉइड करें। सो हैव अ गुड हॉबी एंड गो फॉर अ प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है स्टूडेंट्स का, हाउ टू रिवाइज। मतलब नीट अभी है, 1-2 महीने बाद में नीट है, एंड मुझे जो है वो पूरी 11th एंड 12th रिवाइज करनी है, मतलब बहुत ही वास्ट सिलेबस है 11th और 12th का। सो रिवीजन वाला पार्ट करना कैसे है? सो रिवीजन पार्ट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स। तो करना क्या है आपको, जैसे मुझे ये वाला जो है 3-4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री के एंड 3-4 चैप्टर बायोलॉजी के, वो रिवाइज करने हैं। सो हाउ डू वी डू इट? आप कोई पुराना क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, आप कहीं से भी जो है वो उस उन्हीं टॉपिक्स के एक क्वेश्चन पेपर का मतलब अरेंज कीजिए, एंड 3 घंटे बैठ के और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अब 3 घंटे बैठ के जब आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा उसके बाद में कि इस टॉपिक के अंदर जो है वो कौन कौन सा पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट मुझे याद थे, कौन कौन से पॉइंट जो है वो मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आपका जो बहुत ही वास्ट जो थे 3-4 चैप्टर्स थे जो आपको रिवाइज करने थे, अब आपको सिर्फ 3-4 टॉपिक्स रिवाइज करने बचेंगे कि जिसके मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सो उससे क्या होगा, रिवीजन बहुत ही क्विक हो जाएगा और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई भी, तो आप पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स काम आ रहे हैं, हर इसके फिजिक्स के ये फॉर्मूलाज काम आ रहे हैं, वो सारा साथ के साथ रिवाइज होता है। तो आप वो जो 3 घंटे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के अंदर, वो रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सो गो फॉर क्वेश्चन पेपर्स, आप पुराने क्वेश्चन पेपर, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड अ सिलेबस, आप कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो कंप्लीट सिलेबस के अंदर फर्स्ट टाइम क्या होगा, हो सकता है किसी एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस गलत हुए, तो रिवाइज दैट चैप्टर। फिर अगला क्वेश्चन पेपर जब कल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कोई और टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस गलत हों, तो वो वाला टॉपिक रिवाइज करें। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा उसके अंदर। रिवीजन के अंदर एक और पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप 11th कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप हर सैटरडे को हर संडे को यू गो फॉर अ रिवीजन ऑफ द ऑल 6 डेज, और मतलब मंथली के अंदर मंथ के एंड में भी आप जो है वो रिवीजन जो है वो कर सकते हैं टॉपिक्स का। सो वाहिल मतलब आप जब 12th क्लास के अंदर है तब आपको क्या करना है कि यू गिव 1 or 2 आवर्स टू 11th क्लास। मतलब 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स क्या है, आप 1-1 घंटे रोज अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री एनीथिंग जो है वो 11th क्लास साथ साथ में रिवाइज करते रहे। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट जो है वो आपको लास्ट में मिलेगा जब मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स या फिर स्कूल्स के अंदर जो है वो सिलेबस बाय फेब कंप्लीट हो जाता है 12th क्लास का। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है तब रिवाइज करना शुरू करते हैं 11th क्लास को। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही 12th के स्टार्टिंग से ही 11th क्लास अगर रिवाइज कर रहे हैं, सो यू विल हैव अ वेरी ग्रेटर एडवांटेज ओवर दोज पीपल जो कि अब रिवीजन 11th का स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि 11th का जो कोर्स है वो थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से तो टफ है देन 12th। सो 11th क्लास का कोर्स भी थोड़ा टफ है, एंड रिवीजन अगर आपको चाहिए तो आप हर रोज जो है वो 1 or 2 आवर्स जो है वो 11th क्लास को डिवोट करें, ताकि आपका जो है वो लास्ट में जो है वो रिवाइज करने का आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बने। द लास्ट पॉइंट इज पेपर सॉल्विंग टेक्निक।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऊपर जो मैंने सातों पॉइंट्स बताए, सो वो जो है वो आपकी हेल्प करेंगे टू एनहांस योर नॉलेज, आपका रेगुलरिटी मेंटेन करने के अंदर हेल्प करेंगे एंड जो भी है। बट ये वाला जो पॉइंट है, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, व्हाट योर गोल इज कि 3 घंटे बैठ के नीट एग्जाम देना है। सो वो जो प्रेशर होता है वो 3 घंटे का, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, उनके हाथ जो होते हैं वो नीट एग्जाम जो है वो सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए काँप रहे होते हैं। सो नीट एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा, वो आपकी पेशेंस और आपकी जो प्रेशर हैंडलिंग जो है वो भी चेक करता है, क्योंकि वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं आके कि यस पूरा पेपर आता था बट सिली मिस्टेक हो गया, बट OMR गलत भर दिया। सो वो सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो पेपर सॉल्विंग टेक्निक होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। वो जो है वो प्रेशर इसलिए जो है वो हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि देयर वाज सम प्रॉब्लम इन देयर पेपर सॉल्विंग टेक्निक। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पूरा जो 2 साल का टाइम है उसके अंदर आपको पूरा जो है इस टेक्निक पे वर्क करना है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो टिक मार के ही आना है। सो ये जो नॉलेज है वो तो गेन करनी है, बट इस नॉलेज का यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब आपकी पेपर जो है वो सॉल्विंग टेक्निक बढ़िया होगी। तो इसके लिए एक टिप तो ये रहेगी कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उससे पहले गिव 5 मिनट्स सिर्फ क्वेश्चन पेपर आराम से रीड करें, आराम से रीड करें, डोंट सॉल्व इट, जस्ट गो थ्रू कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी देखें। ये देखने का फायदा क्या होगा, यू विल रियलाइज कि इस पेपर के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो लेंदी है, कौन सा पार्ट जो है वो लेंदी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है उनका एकदम फिक्स पैटर्न होता है कि मैं पहले बायोलॉजी सॉल्व करूंगा और बायोलॉजी मुझे जो है वो 25-30 मिनट में सॉल्व कर ही देनी है, क्योंकि फिजिक्स को मुझे 1 घंटे से ऊपर टाइम देना ही पड़ेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे अभी 2019 में भी यही हुआ था कि फिजिक्स जो है वो ईजी आ गई, और बहुत बार आती है नीट के अंदर फिजिक्स ईजी आ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बायोलॉजी जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर दी, वहाँ पे उन्होंने सिली मिस्टेक्स भी कर दी, एंड फिजिक्स पार्ट में आए तो फिजिक्स भी उनका जल्दी सॉल्व हो गया। सो वो जो है फिर वो लास्ट में टाइम उनका बच भी गया एंड वो जो है वो पूरा वेस्टेज हो जाता है। सो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में 5 मिनट पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें कि कौन सा पार्ट जो है वो लेंदी है, कौन से पार्ट को कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स अगर आपको लग रही है कि ज़्यादा लेंदी नहीं है तो फिर आप बायोलॉजी को आराम से अटेम्प्ट करें, ताकि जो सिली मिस्टेक्स का जो स्कोप है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो सिली मिस्टेक्स अगर कम होगी, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो पूरी तरह से स्कोरिंग है, तो बायोलॉजी के अंदर अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप उसको जितना टाइम वो है वो डिजर्व करता है उसका दो। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20-25 मिनट में बायोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि बायोलॉजी जो है वो 360 मार्क्स की है। बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं बायो इजी है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, एंड फिर लास्ट में रिग्रेट ये रह जाता है कि अरे यार सिली मिस्टेक हो गई, अरे यार ये 2-3 क्वेश्चन और सही हो सकते थे, सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए। सो पेपर सॉल्विंग जो आपकी टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि नॉलेज तो गाइस बहुत लोगों के पास होती है। 16 लाख जो स्टूडेंट्स बैठेंगे उनमें से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी नॉलेज जो है वो आपसे ज़्यादा हो, आपके बराबर हो, बट अगर आपको उन लोगों से ऊपर जाना है तो आपको जो है वो अपनी पेपर सॉल्विंग टेक्निक पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपको वो जो 3 घंटे हैं उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करना होगा। और सेकंड पॉइंट ये है, OMR फिलिंग टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि OMR के अंदर रॉन्ग बबल अप कर दिया, या फिर तो और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो लास्ट में OMR शीट को फिल करते हैं, तो उनकी क्या है टाइम कम की वजह से एंड उनकी OMR छूट जाती है, या फिर जल्दबाजी के अंदर, हड़बड़ाहट के अंदर वो रॉन्ग OMR फिल कर देते हैं। तो आपकी OMR फिलिंग की टेक्निक पूरा साल वर्क करें आप, 1-2 महीने स्टार्टिंग के अंदर यू कैन हैव एक्सपेरिमेंट्स की विच इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर मी। हर बंदे को अलग अलग टेक्निक सूट करती है, तो आप अपनी टेक्निक पहले 1-2 महीने के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू कैन गिव मोर एंड मोर पेपर्स ऑन OMR शीट, और अपनी टेक्निक जो है वो पूरी, एक बार आपको 2 महीने के बाद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि येस दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर मी, फिर आप उसी टेक्निक के साथ स्टिक रहें, आप पूरे टाइम उसी टेक्निक, पूरे जो 1.5 ईयर का जो टाइम है उसमें उस टेक्निक को यूटिलाइज करें, उस टेक्निक के ऊपर मास्टर करें, ताकि लास्ट में जब वो लास्ट पेपर जो देना है आपको नीट का, तो उसके अंदर जो है वो आप कोई गलती ना करें। क्योंकि OMR फिल के अंदर जो गलती होती है वो गलती गाइज पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट रहता है उस चीज़ का कि यार क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन सही भी कर दिया बट बबल गलत भर दिया, तो वो जो है वो मतलब रैंक डिसाइडर हो सकता है। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपके कोई डाउट्स हैं सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस, एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल गो थ्रू देम और उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।
Until then, like and share this video. जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनमें शेयर करें, and don't forget to subscribe the channel, and thank you.